आज अगर हम भारतीय बाजारों को देखें, क्या कुछ नहीं है। गाड़ियों के नए नए मॉडल, मोबाइल फोन, कपड़े, हर तरफ इतने ब्रांड्स। हाँ बिल्कुल। और सोचिए कोई 2 दशक पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, है ना? हाँ वही तो। ये बदलाव आया कैसे, यही सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हमें आज के विषय पर लाता है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। हाँ। आसान शब्दों में कहें तो ये अलग अलग देशों के बीच तेजी से जुड़ने की प्रक्रिया है। ठीक है। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी प्रक्रिया को और खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर को समझने में मदद करती है। इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां मतलब MNCs और विदेशी व्यापार का रोल काफी अहम है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से मेन पॉइंट्स निकालें कि भाई ये वैश्वीकरण है क्या भला, कौन सी चीजें इसे मुमकिन बनाती हैं और भारत पर इसका असर अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मल्टीनेशनल कंपनियां या MNCs ये होती क्या हैं आखिर? देखिए, सीधी भाषा में कहें तो MNCs वो कंपनियां हैं जो एक से ज्यादा देशों में अपना सामान बनाती हैं या मतलब प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, और इनका मकसद? मकसद साफ है, कॉस्ट कटिंग, सस्ता लेबर ढूंढना, सस्ते संसाधन ढूंढना ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। और ये करती कैसे हैं ये सब? मतलब दुनिया भर में फैला देती हैं अपना काम? हाँ, एक तरीका तो यही है। जैसे आपने सुना होगा, डिजाइन शायद अमेरिका में हो रहा है, उसके पुर्जे चीन में बन रहे हैं। हाँ। फिर असेंबली मैक्सिको या शायद ईस्टर्न यूरोप में हो रही हो और कॉल सेंटर का काम भारत में। अच्छा, पूरी दुनिया में फैला हुआ है काम। बिल्कुल, ये एक तरीका है। दूसरा, ये वहाँ की लोकल कंपनियों के साथ मिल जाती हैं। इससे पैसा भी आता है और नई टेक्नोलॉजी भी। ओके। तीसरा, ये सीधे सीधे लोकल कंपनियों को खरीद ही लेती हैं। जैसे वो अमेरिका की कारगिल फूड्स ने भारत की पारक फूड्स को खरीदा था। हाँ हाँ, सुना था। और चौथा, कई बार ये खुद फैक्ट्री नहीं लगाती, छोटे प्रोड्यूसर से माल बनवाती हैं, जैसे कपड़े, जूते, और फिर अपना ब्रांड लगाकर बेच देती हैं। अच्छा, तो ये किसी देश में घुसने से पहले देखती क्या है? मतलब क्या चीजें जरूरी हैं इनके लिए? कई चीजें देखती हैं, जैसे वहाँ मार्केट कितना बड़ा है, पास में है या नहीं, लेबर सस्ता है या नहीं, और स्किल्ड है या नहीं। हाँ, ये तो जरूरी होगा। बिल्कुल। फिर वहाँ संसाधन उपलब्ध है या नहीं, और सबसे जरूरी, सरकार की नीतियाँ कैसी हैं, मतलब बिजनेस करने में आसानी है या नहीं। समझ गया। तो ये तो हुई MNCs की बात। इनके अलावा विदेशी व्यापार मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसका क्या रोल है? विदेशी व्यापार भी बाजारों को जोड़ने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इससे जो बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर, उन्हें अपने देश के बाहर ग्राहक मिल जाते हैं। और हम जैसे खरीदारों को? और खरीदारों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ज्यादा वैरायटी। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? हाँ, वो चीन वाले खिलौनों का उदाहरण दिया है। हाँ। जब वो भारत आए तो ग्राहकों को तो बड़े अच्छे लगे, सस्ते भी, नए डिजाइन के भी। हाँ, बच्चों को तो मजा आ गया होगा। बिल्कुल। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये हुआ कि जो भारत में खिलौने बनाते थे, बेचारे उनका काम काफी ठप हो गया, उन्हें नुकसान हुआ। ओह, तो मतलब विदेशी व्यापार से बाजार जुड़ते हैं, कंपटीशन बढ़ता है और चीजों की कीमतों पर भी असर पड़ता है। सही कहा, एकदम। तो ये सब जो हो रहा है वैश्वीकरण, ये मुमकिन कैसे हुआ? क्या सिर्फ कंपनियों के चाहने से हो गया? नहीं नहीं, सिर्फ चाहने से नहीं, इसके पीछे 2 बड़े कारण रहे हैं। पहला तो है टेक्नोलॉजी, मतलब प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी कैसे? देखिए, ट्रांसपोर्ट बहुत सुधर गया। जहाजों में वो बड़े बड़े कंटेनर इस्तेमाल होने लगे, जिससे माल भेजना बहुत सस्ता हो गया। हवाई जहाज भी तेज हो गए। हाँ, ये तो है। और उससे भी बड़ा रोल है सूचना और संचार टेक्नोलॉजी का, मतलब टेलीकॉम, इंटरनेट, कंप्यूटर। इसने तो जैसे दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है। अच्छा। जैसे डिजाइनिंग दिल्ली में बैठकर हो सकती है, कॉल सेंटर कहीं भी बैठकर पूरी दुनिया को सर्विस दे सकते हैं। ये सब इंटरनेट और कम्युनिकेशन की वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। हाँ, ये बात तो है। टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया। आपने कहा था 2 कारण हैं, दूसरा क्या था? दूसरा बड़ा कारण था उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण मतलब सरकारों ने व्यापार पर या बाहर से आने वाले निवेश पर जो रोक टोक लगा रखी थी, जो बाधाएं थी, जैसे इंपोर्ट पर भारी टैक्स या कोटा कि आप इतना ही सामान मंगा सकते हैं, उनको हटाना या कम करना शुरू कर दिया। अच्छा, नियम आसान कर दिए। हाँ, भारत ने भी 1991 के आसपास यही किया। सोचा कि बाहर की कंपनियों को आने दो, कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारी अपनी कंपनियां भी सुधरेंगी। और इसमें वो WTO जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी हाथ रहा होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ बिल्कुल, WTO का तो मकसद यही है कि दुनिया भर में व्यापार के नियम आसान हो
उदार हों ताकि देशों के बीच व्यापार बढ़े। लेकिन इस पे कुछ विवाद भी तो रहता है शायद। हाँ, काफी बहस होती है। कई लोग मानते हैं कि WTO के नियम पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। मतलब अमीर देश, विकसित देश, वो विकासशील देशों पर तो दबाव डालते हैं कि तुम अपने बाजार खोलो, अपनी बाधाएं हटाओ। लेकिन खुद कई तरह की रुकावटें बनाए रखते हैं। जैसे अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, अब इससे उनके खेती के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं। और दूसरे देशों के किसानों के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। समझ गया। चलिए अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। भारत पर, हमारे देश पर इस वैश्वीकरण का कुल मिलाकर असर कैसा रहा? क्या ये सबके लिए अच्छा रहा? जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, असर काफी मिला जुला रहा है। एक तरफ तो फायदे हुए हैं, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों को, जिनके पास पैसा है। उपभोक्ताओं को? हाँ, उपभोक्ताओं को। उनके पास अब चुनने के लिए बहुत कुछ है। पहले से ज्यादा वैरायटी, बेहतर क्वालिटी और कई बार तो कम कीमतें भी। उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा है, कह सकते हैं। हाँ, और बाहर की कंपनियों का निवेश भी तो बढ़ा है। हम अपने आसपास देखते हैं, मोबाइल फोन, गाड़ियां, खाने पीने की चीजें, बैंक, सब जगह MNCs हैं। सही, और इससे कुछ नए रोजगार भी पैदा हुए हैं। और ये भी हुआ है कि जो लोकल कंपनियां इन MNCs को सामान सप्लाई करती हैं, कच्चा माल या पुर्जे, उनको भी काम मिला, वो भी पनपी। और कुछ भारतीय कंपनियां भी तो बड़ी हो गई। बिल्कुल, कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां तो खुद मल्टीनेशनल बन गई, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी। ये सब दुनिया भर में काम कर रही हैं। और IT सेक्टर में तो भारत के लिए बहुत नए अवसर खुले हैं। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन आपने कहा असर मिला जुला है, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? कुछ नुकसान भी हुए होंगे। हाँ, और वो पहलू ज्यादातर छोटे उत्पादकों और मजदूरों से जुड़ा है। स्रोत बताते हैं कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि कई छोटे मोटे उद्योग टिक ही नहीं पाए, बंद हो गए। ओह, जैसे बैटरी बनाने वाले, कैपेसिटर, प्लास्टिक के खिलौने, टायर, कुछ डेयरी उत्पाद, खाने का तेल बनाने वाले, इन सबको बहुत मुश्किल हुई। वो रवि के कैपेसिटर वाले बिजनेस का उदाहरण यही दिखाता है। और मजदूरों का क्या? उन पर क्या असर हुआ? उन पर भी असर गहरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात कि रोजगार की सुरक्षा कम हो गई है। अब कंपनियां परमानेंट नौकरी देने के बजाय जरूरत के हिसाब से कम समय के लिए लोगों को रखती हैं। मतलब हायर एंड फायर जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। इसे लचीला रोजगार कहते हैं। इससे मजदूरों को हमेशा डर लगा रहता है कि पता नहीं कल काम होगा या नहीं। और कंपटीशन के चक्कर में कॉस्ट कटिंग का दबाव रहता है, तो अक्सर मजदूरी कम दी जाती है, काम के घंटे लंबे होते हैं, और वो जो PF वगैरह होता है, सोशल सिक्योरिटी, उसका फायदा भी कमजोर हुआ है। वो सुशीला की कहानी जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, इसी हकीकत को बताती है। तो कुल मिलाकर देखें तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने देशों को तेजी से जोड़ा है। MNCs, विदेशी व्यापार, टेक्नोलॉजी और उदारीकरण, इन सब ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया है। जी। और भारत में इसका असर, जैसा आपने कहा, दोहरा रहा है। एक तरफ उपभोक्ता हैं, बड़ी कंपनियां हैं जिन्हें फायदा हुआ, दूसरी तरफ छोटे उत्पादक हैं, मजदूर हैं, जिनके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई। बिल्कुल। इसीलिए अब न्याय संगत वैश्वीकरण या फेयर ग्लोबलाइजेशन की जरूरत महसूस की जा रही है। मतलब ऐसा वैश्वीकरण हो जिसके फायदे सब तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रहें। अवसरों का बंटवारा ज्यादा बराबरी का हो। और इसमें सरकार का रोल अहम होगा, है ना? बहुत अहम। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करें, छोटे उत्पादकों को कंपटीशन में टिके रहने में मदद करें, और WTO जैसी जगहों पर विकासशील देशों के हक की बात मजबूती से रखें। और आम लोगों का, जन संगठनों का भी रोल है। हाँ, बिल्कुल। उनके विरोध प्रदर्शनों और अभियानों ने भी निष्पक्ष नियमों के लिए दबाव बनाने में काफी मदद की है। तो हमने देखा कि वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों को आपस में कैसे जोड़ा है। हमारे स्रोतों का फोकस ज्यादातर आर्थिक प्रभावों पर था, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। क्या? कि भविष्य में जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा जुड़ती जाएगी, इसके सामाजिक या सांस्कृतिक या शायद पर्यावरण पे क्या असर हो सकते हैं, जिनकी बात अभी हमने यहाँ नहीं की। ये भी सोचने वाली बात है ना?